हेलो एवरीवन गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप जेएसपी का। तो हमेशा की तरह इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नीचे स्क्रॉल करते हैं, एडवांस जावा पे आता है, कहीं से भी क्लिक कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप 14 जेएसपी डायरेक्टिव्स पे। तो गाइस, इस टॉपिक में मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि हम जेएसपी डायरेक्टिव्स पढ़ने वाले पेज, इंक्लूड और टैगलिब डायरेक्टिव। पेज डायरेक्टिव में हम काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टीज़ डेप्रिकेट हो चुकी हैं और कौन सी अभी भी यूज़ होती हैं और जो यूज़फुल है कोडिंग में। उसके बाद हम देखेंगे इंक्लूड डायरेक्टिव क्या करता है। जैसे नाम से पता चल रहा है कि इंक्लूड क्या करेगा, किसी फाइल को इंक्लूड करेगा। पेज डायरेक्टिव क्या करेगा, उस पेज के लिए, जेएसपी पेज के लिए कुछ इंफॉर्मेशन को सेट करेगा, मैनिपुलेट करेगा, कुछ कॉन्फ़िगर करेगा। थर्ड हमारा आता है टैगलिब, टैग लाइब्रेरी। तो हम टैग लाइब्रेरी में काफ़ी सारे छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक एक पढ़ेंगे एक्सप्रेशन लैंग्वेज EL। तो वो हम पढ़ने के बाद ये रिक्वायर्ड है टैग्स का, जो भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने के लिए EL रिक्वायर्ड होगा, इसलिए छोटा सा टॉपिक पहले हम कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि तीन तरह के टैग्स होते हैं, प्री डिफाइंड एक्सटर्नल टैग JSTL जिसे कहते हैं, इंटरनल टैग जिसे JSP एक्शन टैग्स कहते हैं, और कस्टम टैग्स यानी हम खुद से भी टैग्स बनाएंगे और उनको यूज करेंगे। तो ये कुछ आज हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल होने वाला है गाइस। हर एक का डिटेल्ड एग्जांपल मैंने दे रखा है, कॉपी पेस्ट करके आप सिंपली वो एग्जांपल चला सकते हैं, तो टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से। तो सबसे पहले गाइस हमारा आता है पेज डायरेक्टिव। सेट्स वेरियस एट्रीब्यूट्स फॉर द जेएसपी पेज सच एज कंटेंट टाइप, एरर पेज, सेशन ट्रैकिंग एक्सेट्रा। ये इसका सिंटैक्स होता है। तो एक काम करते हैं, कोडिंग से समझते हैं। थ्योरेटिकल इतना समझ नहीं आता है, हमेशा कोडिंग से समझना चाहिए। अपनी आईडी में एक वेब डायनेमिक प्रोजेक्ट बना लेंगे आप। जेएसपी डायरेक्टिव्स नाम रख देता हूँ मैं इसका। फिनिश कर देता हूँ डायरेक्ट बिना किसी मॉडिफिकेशन के। SRC में आते हैं, मेन पे आते हैं, वेब ऐप में आते हैं। अगर ये फोल्डर अवेलेबल नहीं है तो आप क्रिएट कर दें। न्यू पे आते हैं और फिर एक जेएसपी फाइल बनाते हैं। इसमें नाम कुछ रख देते हैं, लाइक सबसे पहली फाइल का नाम हमेशा index.jsp रखना चाहिए। कुछ और भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जस्ट एक कन्वेंशन। सब कुछ क्लियर कर देते हैं हमेशा की तरह। सबसे पहले हम लिखते हैं उसका सिंटैक्स। तो स्क्रिप्टलेट बनाएंगे सिंपल सा, @ लिखेंगे, और आप देखेंगे तीन तरह के डायरेक्टिव आपके पास आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं पेज डायरेक्टिव से। गाइस, इसके बाद अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो अगर आपके सजेशंस नहीं आते हैं तो उसका ये कि मतलब कि आपने उस स्टेप को पूरा कंप्लीट नहीं किया। ऐसे कंप्लीट कर दें, उसके बाद अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। गाइस, मैंने अपने साइट पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि कौन से डेप्रिकेटेड है या फिर रिजर्व्ड है, रिकमेंड नहीं होते। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा है कि रिमूव हो चुके हैं नए जेएसपी वर्जन से, कुछ डेप्रिकेट हो चुके हैं, तो उनको हम नहीं पढ़ेंगे। अगर आप उसका एग्जांपल तब भी करना चाहते हैं तो मैंने सिंटैक्स और उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वही पढ़ें जो अब डेप्रिकेट नहीं है, जो एक्चुअली अभी भी यूज़ होता है और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जिसका यूसेज अभी भी दिख रहा है। तो मैं फिलहाल तो हर एक एट्रीब्यूट को यहाँ लिख दूंगा। ये सजेशन जो आते हैं गाइस, ये आते हैं आपकी IDE से, है ना। ये जो इंटेलिजे या फिर एक्लिप्स या जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ से जनरेट होते हैं। तो ये ओल्ड न्यू सबको इंक्लूड करता है, और हो सकता है कोई प्रॉपर्टी ना भी दिखाए। तो गाइस, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है। मैं इसमें कुछ क्लासिफिकेशन कर देता हूँ कि कौन से हमें एक्चुअली अभी भी यूज़ करते हैं, हम जो कोडिंग में एक्चुअली यूज़ होते हैं, और कौन से डेप्रिकेट हो चुके हैं या फिर रिकमेंड नहीं है कि वो यूज़ किए जाएं। तो उनको मैं कर देता हूँ एरर पेज से, मैं नीचे कर देता हूँ एक्सटेंड्स, रिकमेंड नहीं है यूज़ करना। इन्फो, जस्ट गेट सर्विलिटी इन्फो, एक वन लाइन हम जेएसपी पेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये पेज क्या करता है, उसके बारे में जस्ट एक इंट्रोडक्शन, एक नेम लिख देते हैं। EL इग्नोर्ड की नीड नहीं पड़ती है। जो एक्सप्रेशन लैंग्वेज है उसको क्या इग्नोर किया जाए, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स रहती है, और फॉल्स ही रहनी चाहिए। एरर पेज इंपोर्ट इज एरर पेज, थ्रेड सेफ्टी भी इस तरह से यूज नहीं होती है उसके लिए। जब भी इस तरह का कोड लिखा जाता है जो थ्रेड सेफ्टी के लिए लिखा जाता है, वो सर्वलेट पे लिखा जाता है, तो इसका भी प्रैक्टिकली इतना यूज नहीं किया जाता है। लैंग्वेज जावा बिल्कुल भी चेंज करने की नीड नहीं होती इसको।
तो इसके बारे में कोई एग्जांपल करने की नीड नहीं है। इसके बारे में आपको बताया भी था इसके बारे में कि लैंग्वेज जब स्टार्टिंग में बना भी था तो जावास्क्रिप्ट को भी कंसिडर किया गया था, बट बाद में पता चला कि जावास्क्रिप्ट के बिना ही बेटर है। इनकोडिंग वगैरह चेंज करने की कभी नीड नहीं पड़ती है। स्पेशल कीबोर्ड्स होते हैं जिसमें डबल कोट अलग तरह का आता है, उसके लिए पेज इनकोडिंग कभी कभी चेंज करने की नीड पड़ जाती है। अगर वो कीबोर्ड्स अब अवेलेबल हैं भी नहीं, वो ओल्ड कीबोर्ड्स टाइप थे। सेशन ट्रू होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसे फॉल्स कर सकते हैं चाहें तो इसको ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज ये जो हमारे ऊपर के डेप्रिकेटेड है या फिर रिकमेंड नहीं है यूज़ करना, और ये जो हमारे एरर पेज इंपोर्ट इज एरर पेज सेशन है, इनको एक्चुअली अभी भी यूज़ किया जाता है। तो लेकिन इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने तभी भी साइट पे लिख रखी है। अगर आपको तब भी पढ़ना है इनके बारे में तो आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए कोडिंग में जो यूज़ नहीं है वो हम हटा देते हैं। जो आपकी जॉब में हेल्प नहीं कर सकते उस चीज़ को पढ़ने का आपको कोई टाइम वेस्ट करने की कोई भी नीड नहीं है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सिर्फ कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेगी, इससे अच्छा यूजफुल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात की जाए। तो गाइस एरर पेज से स्टार्ट करते हैं। एरर पेज क्या होता है? अगर इस JSP पेज पे कोई एरर आता है तो हम एक पूरी एप्लीकेशन में, आप सपोज करिए कि आपके पास 20 JSP पेजेस हैं या 200 JSP पेजेस हैं, और आप एक JSP पेज ऐसा बनाना चाहते हो कि जब भी किसी 200 JSP पेजेस में कोई एरर आए तो वो एक स्पेसिफिक एरर पेज पे चला जाए। आपने बहुत सारी वेबसाइट पे देखा होगा कि जब भी कोई एरर आता है तो एक स्पेसिफिक पेज दिख जाता है कि ऊप्स करके, या फिर कोई कार्टून बना होता है कि वो अभी भी वर्क कर रहा है, फिर अंडर मेंटेनेंस है। तो इस तरह की चीज़ें आप एरर पेज में देते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक test.jsp लिख देता हूँ। ये अभी JSP एग्जिस्ट नहीं करती है तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू JSP बना देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ test.jsp, और यहाँ मैं सब कुछ क्लियर करके एक काम करता हूँ, ये लिख देता हूँ दिस इज एरर पेज। ये मैंने लिख दिया, अभी कुछ नहीं लिखा। ये सिंपल HTML भी सपोर्ट करता है, तो अगर हम ऐसे भी लिख देते हैं तो ये वेब पेज पे दिख जाएगा। इंपोर्ट बहुत ही सिंपल है। अगर आप कोई ऐसी क्लास यूज़ करते हो जो इनबिल्ट है, या फिर आप खुद से कोई क्लास बनाते हो उसको आप यूज़ करना चाहते हो, तो आपको इंपोर्ट करना होगा। वैसे तो इसकी इन्फॉर्मेशन ही आपके लिए इनफ है, आपको कभी लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि मैं इसको हटा के दिखाता हूँ आपको, और मैं यहाँ एक सिंपल एक क्लास ले लेता हूँ कलेक्शन फ्रेमवर्क की, एरेलिस्ट। सजेशन इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आपने इसे क्लोज नहीं किया होगा। जैसे ही मैंने ये किया तो आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट को ऐड कर देता है, और वो क्लास जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको ऐड कर देता है। तो प्रैक्टिकली आपको लिखने की कभी नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि जो भी क्लास आप यूज़ करते हैं वो इंपोर्ट होती है बिल्कुल सिंपल जावा क्लास की तरह, है ना। मैं इसको कंप्लीट कर ही देता हूँ। ये मैंने कर दिया। मैं काम करता हूँ, इसको नीचे ले आते हैं, इसके अंदर अलग अलग डायरेक्टिव भी आप बना सकते हैं, एक डायरेक्टिव में भी कर सकते हैं जैसे आप चाहें। दूसरा है इज एरर पेज फॉल्स। गाइस ये अगर आप यूज़ ना भी करें तब भी चल जाएगा, बट जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि ये जो कुछ कोडिंग ऐसी होती है जो आपको डिफाइन करने पे वो बेटर रिजल्ट आपको देती है, फास्ट रिजल्ट देती है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी JSP पेज आप बनाएं उस पे आप पे डायरेक्टिव लगाएं और इस एरर पेज को यहाँ ट्रू कर दें, तो ये बेटर होगा, थोड़ा फास्ट चलेगा, है ना। जितनी भी चीज़ें जो ये कंसिडर करता है सर्वर हमारा एरर पेज के लिए, वो इस पे एप्लीकेबल होगा ना। अगर नहीं भी लगाते हैं तो चल जाएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा डिले चले या थोड़ा डिफरेंस आए। तो ये बेटर है कि आप इस एरर पेज को एरर पेज पे ट्रू करके सेट करें। सेशन ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू ही होती है। इसकी भी इंफॉर्मेशन आपके लिए इनफ है। आप क्या करेंगे, HTTP सेशन इंटरफेस लेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे। और कैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं सर्वलेट में, चेंज ही नहीं हुआ, सब कुछ सर्वलेट का कोड ही यूज़ होता है। गेट सेशन करके आप इस तरह सेशन यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी ट्रू होती है, अगर फॉल्स करेंगे तो प्रॉब्लम कर सकता है। सिंपल गाइज, ये हमारा होता है पेज डायरेक्टिव। इसमें अगर आपने अभी तक देख लिया है तो आप समझ गए होंगे कि पेज के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन को सेट करना है कहीं ना कहीं वो पेज डायरेक्टिव में आएगा। गाइज अभी जिस पे आई थिंक 2.2 वर्जन चल रहा है, आगे 3.5 कुछ भी वर्जन आ सकता है, नई प्रॉपर्टीज आ सकती हैं। तो आप कैसे हमेशा अपडेट रह सकते हैं ये ट्यूटोरियल देखे या कोई भी नॉलेज गेन करके, कि आप समझ जाएं कि कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। अगर आपको पेज के लिए कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन या कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है
तो आपको सीधा पेज डायरेक्टिव पे आ जाना है, वहां देखना है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड यहाँ कॉन्फ़िगर करने के लिए अवेलेबल होगा। परफेक्ट। तो गाइस ये हमारा पेज डायरेक्टिव बहुत सिंपल है। सेकंड हम देखते हैं @ इंक्लूड डायरेक्टिव। इंक्लूड के आगे आप क्लोज करेंगे जिससे सजेशन वो दिखाए कि इंक्लूड डायरेक्टिव में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। फाइल सिर्फ होता है, तो एक फाइल को आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक फाइल ऐड कर देता हूँ, other.jsp में ऐड कर देता हूँ। यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक नई JSP फाइल बना लेता हूँ, नाम में रख देता हूँ other.jsp। यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज इंक्लूडेड JSP, ये लिख देते हैं। सिंपल HTML है वैसे, आप कुछ और कोड भी लिख सकते हैं जो आप इंक्लूड करना चाहते हैं, लेकिन मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ कि आप दूसरे JSP पेज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ आपने इंक्लूड कर दिया। इस एग्जांपल को हम चला के देखते हैं। अब देखेंगे दिस इज इंक्लूडेड JSP आ गया है। अगर हम देखना चाहते हैं कि एरर पेज इस पे शो करे, तो हम एक काम कर सकते हैं गाइस कि हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं और उसमें कोई एरर क्रिएट कर देते हैं। एरर क्रिएट करने के लिए बहुत सिंपल चीज़ है कि आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें, तो ये रन टाइम पे आपके एरर दे देगा। जैसे ही एरर देगा, ये किस पे जाना चाहिए, इस पे, और क्या दिखाना चाहिए, दिस इज एरर पेज। तो हमारा आउटपुट सिर्फ क्या आना चाहिए, दिस इज एरर पेज। हम चला के देखते हैं। इस बार ऑलरेडी चला हुआ है, तो आई थिंक अगर हम रिफ्रेश करें तो वर्क हो जाना चाहिए। दिस इज एरर पेज। तो इस तरह से गाइस एरर पेजेस वर्क करते हैं। वेरी गुड, इसे हम हटा देते हैं। अब हमारा आता है गाइस टैगलिब डायरेक्टिव। इंक्लूड डायरेक्टिव से इतना है, फाइल को आप इंक्लूड करके उसके आउटपुट को यहाँ इंक्लूड कर देते हैं। गाइस यहाँ एक बात समझने लायक है कि जो भी JSP आप इंक्लूड करेंगे, इसका सर्वलेट इसके सर्वलेट में इंक्लूड हो जाता है जैसे ही ट्रांसलेशन फेज चलता है। हम जानते हैं कि JSP किस में ट्रांसलेट होता है, सर्वलेट में ही ट्रांसलेट होता है। तो जैसे ही वो ट्रांसलेट होगा, तो वो इसका सर्वलेट का पूरा कंटेंट इसमें इंक्लूड करेगा। तो ये स्टैटिक इंक्लूड भी इसे कहते हैं, क्योंकि हम डायनेमिक इंक्लूड भी देखने वाले हैं फ्यूचर में। आगे गाइस हमारा आता है थर्ड टैगलिब डायरेक्टिव। इसमें देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है। प्रीफिक्स एक चीज होती है इसमें, टैग डायरेक्टरी या फिर URI। तो टैग डायरेक्टरी, अगर आप खुद से कोई टैग बना रहे हैं तो आप उसकी डायरेक्टरी दे सकते हैं कि वो वेब इंफ में, मेटा इंफ में कहाँ वो अवेलेबल है, उसकी फाइल का हम एक फाइल बनाएंगे, लाइक कह सकते हैं example.tag टैग, और उसकी डायरेक्टरी जहाँ भी उस फाइल को पेस्ट करेंगे उसकी डायरेक्टरी हम यहाँ दे देंगे। तो ये टैग डायरेक्टरी इसलिए यूज होता है। उस टैग फाइल को यूज करने के लिए हम एक प्रीफिक्स ले लेते हैं, लाइक UIO, कुछ भी ले सकते हैं। फिर क्या करेंगे, उसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, UIO कॉलन, और फिर जो भी हमने टैग फाइल इंक्लूड की है उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टी आ सकती है, जैसे हेलो हो सकता है, हमने एक प्रॉपर्टी बनाई है, उसको हम इस तरह से यूज करेंगे। तो कुछ इस तरह से इसका सिंटैक्स फॉलो होगा। अभी हम देखेंगे एग्जांपल करके। अभी सिर्फ हम सिंटैक्स समझ रहे हैं कि टैग लाइब्रेरी में क्या करते हैं, प्रीफिक्स देते हैं। प्रीफिक्स इसलिए देते हैं जिससे हम उसे टैग उसका बना सकें और उसको यूज कर सकें। यहाँ टैग होता है, उसके आगे क्या होता है, जो टैग की प्रॉपर्टी है उसको हम यूज करें। प्रीफिक्स को यूज करेंगे यहाँ, शॉर्ट नेम को, और फिर टैग की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। टैग डायरेक्टरी में अगर हम कोई फाइल जो हम बनाते हैं कस्टम, तो उस फाइल को उसका फुल पाथ दे देते हैं। अगर वो कहीं इंटरनेट पे अवेलेबल है तो उसका URL हम यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। देखेंगे URL कैसे पेस्ट करेंगे इसका। फिलहाल ये हमारा टैगलिब है। अब हम एक नेक्स्ट फाइल बनाते हैं जिसमें हम टैगलिब को सिंपल एग्जांपल करके पूरा देखेंगे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्या एरर दे रहा है। एक नई फाइल बनाते हैं। वैसे हमारे पास हमने जैसे देखा कि तीन तरह के टैग होते हैं, और उसको पढ़ने के लिए क्योंकि उसमें EL यूज होता है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज होता है, जैसे हमने यहाँ देखा। तो मैं इन सबसे नीचे आ जाता हूँ। देखिए गाइस, थ्योरी में देख के डर लगता है, लेकिन कुछ आसान होता है। तो हमने टैगलिब में देखा कि हमें पहले क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना होगा, एक्सप्रेशन लैंग्वेज को पढ़ना होगा। तो सबसे पहले मैं जो फाइल बनाने वाला हूँ वो हम बनाने वाले हैं एक्सप्रेशन लैंग्वेज के लिए। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ ELLLL, कुछ भी लिख देते हैं, JSP, और इसमें हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज को यूज़ करने वाले हैं। गाइस, एक्सप्रेशन लैंग्वेज का पहले मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। $, कर्ली ब्रेसेस, ओपन क्लोज, ये हमारा
EL का सिंटैक्स होता है, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइक 4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 and 5 इज, और फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमने लिया है यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 4 5 कर देते हैं और यहाँ ये क्लोज कर देते हैं। ये हमने किया है। इस पेज को हम चला के देखते हैं कि क्या आउटपुट आने वाला है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 and 5 इज 20। तो इसलिए क्या करता है एक्सप्रेशन लैंग्वेज, एवल्यूट करता है, जो भी हम देते हैं उसको एवल्यूट करता है, बाकी एज इट इज प्रिंट नहीं करता है, तो देखता है, ऑपरेट करता है उस पर और फिर परफॉर्म करता है। ये तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया। और दूसरी तरह से क्या एग्जांपल इसका देख सकते हैं कि अगर हम एक स्ट्रिंग नेम बनाते हैं, नाम लिख देते हैं कुलदीप, तो EL के थ्रू हम इसको भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि आपको उसे किसी रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन या पेज कंटेक्स्ट पे सेव करना होगा। जो प्रैक्टिकली जॉब में जो यूज़ करते हैं वो करते हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में हम सेट एट्रीब्यूट करते हैं और एक की दे देते हैं, कोई की दे देते हैं, इसका दे देते हैं माई ID, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ वेरिएबल दे दिया नेम का ऊपर जो मैंने बनाया है। अब मैं क्या करता हूँ, जरूरी नहीं है p टैग बनाया ही जाए, बिना p टैग के भी काम कर सकते हैं, या फिर div बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे समझाने के लिए मैं ये एलिमेंट यूज कर रहा हूँ। तो माई नेम इज, और फिर हम क्या करते हैं, डॉलर बनाते हैं और कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं और माई ID लिख देते हैं। माई ID लिखा, कोई प्रॉब्लम? लाइन वन तो कुछ है ही नहीं। एक बार देखते हैं गाइस, एग्जांपल में हमने कैसे किया है। डॉलर नेम को हमने यूज किया है, नेम 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 बिल्कुल सही किया है। कोडिंग वगैरह अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट डाल दें, देखते हैं क्या जो डिफ़ॉल्ट हमारा आता है कोडिंग वगैरह, क्या उसकी वजह से कुछ एरर आ रहा है। देखते हैं अगर हम इसको p टैग बनाएं, एक बार p टैग में देख लेते हैं कि आपका p टैग से वर्क करता है ये। नहीं, p टैग से वर्क नहीं करता, कुछ इस तरह से कुछ डिपेंडेंसी नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले लाइन में डिफाइन कर देते हैं। हाँ, ये कुछ पेज इनकोडिंग वगैरह तरह देता है कि आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर रहे हैं, तो ये कैर सेट वगैरह UTF वगैरह के लिए, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट दे देते हैं कि आप इनको डिफाइन कर दें। तो जो भी आता है वो पहले पेज पे जो पेज डायरेक्टिव आता है उसकी इनकोडिंग वगैरह आप डिफाइन कर दें। हो सकता है कि आपके IDE में इसका एरर ना आए, अगर आता है तो आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा एरर आएगा, हो सकता है आपका जो एनवायरनमेंट है, यानी जो आपका लैपटॉप है या फिर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। तो अब हम देखने वाले हैं कि माई ID क्या प्रिंट होगा। इसको हम सेव कर देते हैं, सेव नहीं किया, स्टार आ रहा है बना हुआ ऊपर, रन किया, तो माई नेम इज कुलदीप। इस तरह से हम EL को यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल था ये, कुछ इसमें ज़्यादा समझने लायक है नहीं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम अपने वापस टैगलिब पे। तो जो पहला टैगलिब हम यूज़ करते हैं वो करते हैं प्री डिफाइंड, यानी पहले से डिफाइंड है। एक्सटर्नल टैग्स यानी कहीं बाहर से हमारे पास आएंगे, वो किसके थ्रू आएंगे, JSTL, जावा सर्वर पेजेस स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी। तो वैसे ये जो टैग लाइब्रेरी है जिसमें सारी टैग्स की फाइल होंगी, ये हमारे पास तो अभी है नहीं, तो ये क्या करना होगा, हमें डाउनलोड करना होगा, अपने प्रोजेक्ट में किसी तरह सेटअप करना होगा। तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप डाउनलोड ही कर लें और उस फाइल को, उस जार फाइल को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लें, या फिर अगर आपका मैवेन प्रोजेक्ट है, मैवेन भी क्या करता है कि इस तरह से आप दे देते हैं, URL समझ सकते हैं आप इसे, कि आप ये देते हैं, प्रोजेक्ट की फॉर्म फाइल एक बनती है मैवेन प्रोजेक्ट्स में, तो उसमें आप अगर ये देंगे तो वो खुद डाउनलोड करके सेट कर देगा। तो दोनों तरीके वैलिड है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे आपकी JSTL फाइल डाउनलोड हो जाएगी। देखिए पहले से भी मैं डाउनलोड किया था, बस इस फाइल पे जाएंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी किया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, अपने प्रोजेक्ट में आएंगे, वेबिन्फ में अगर आपका लिब फोल्डर नहीं है तो आप क्रिएट कर दें और उसमें ये फाइल पेस्ट कर दें।
जैसे ही आप इसे पेस्ट करेंगे फिर आप इसको आगे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले प्री डिफाइंड एक्सटर्नल टैग्स के लिए JSTL के लिए एक नई JSP बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं प्री JSTL, कुछ इस तरह से रख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये मैंने फिनिश कर दिया, सब कुछ क्लियर कर देते हैं। ये रहने देते हैं, अगर कोई EL का इशू आएगा तो इससे रिजॉल्व हो रहेगा। अब हम क्या करते हैं गाइस कि हम टैगलिब का डायरेक्टिव लिखते हैं। टैगलिब लिखा, प्रीफिक्स, देखिए गाइस ये प्रीडिफाइंड टैग्स है हमारे, तो इनके प्रीफिक्स भी प्रीडिफाइंड होते हैं। तो आपको रिकमेंड है कि आप यही यूज़ करें, चेंज भी कर सकते हैं लेकिन आपको करना नहीं चाहिए। सी अगर आप करेंगे तो वो कोर टैग्स के लिए होता है। कहाँ से मुझे पता चला, ये मैंने पूरा क्लासिफिकेशन दे रखा है कि हमारे पास 5 तरह के टैग्स होते हैं, कोर टैग्स, फॉर्मेटिंग टैग्स, SQL टैग्स, XML और JSTL फंक्शंस। इनके ये प्रीफिक्स भी आपको यहाँ से समझ आ जाएगा कि ये प्रीफिक्स है इनके, है ना। तो ये आपके प्रीफिक्स है। तो आपको क्या करना है अब, क्योंकि टैग डायरेक्टरी यूज़ करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये डायरेक्टरी हम URL से पिक करने वाले हैं, तो हम URI सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल स्पेस अगर दबाएंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे URL मिल जाएंगे। आपको किस पे जाना है, JSP JSTL, ये कॉम्बिनेशन आपको फॉलो करना है। और कोर टैग्स हम करने वाले हैं, तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब जब आप टैग ओपन करेंगे और C प्रीफिक्स को लिखेंगे तो देखिए आपके पास सारे ऑप्शंस आ गए कि आप ये सारी प्रॉपर्टीज अब सिंपल ऑपरेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। गाइस जो टैग्स हैं वो आपकी कोडिंग को लिखने को, डेवलपर्स के लिए हैं, ये उसको इजी बनाते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो टैग्स कर सकते हैं और आप सिंपल स्क्रिप्ट रेट में वो नहीं कर सकते हैं। ये अल्टरनेटिव है उसका, थोड़ा सिंप्लीफाई वे से है, थोड़ा प्री डिफाइंड चीज़ें हैं, आपको सिंटेक्स की वरी करने की नीड नहीं है, आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं उसका एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको साइट पे दिया है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप ये पूरा कॉपी कर सकते हैं HTML और यहाँ आप पेस्ट कर सकते हैं। देखिएगा लास्ट में अगर आप देखेंगे तो मैंने कमेंट कर रखा है कि क्या करता है, रीडायरेक्ट करता है और एक URL ओपन कर देता है। तो मैंने इसे कमेंट कर दिया, नहीं तो ये गूगल ओपन कर देगा। मैंने इसको कमेंट किया हुआ है। फिलहाल मैं इतना चला के आपको दिखाता हूँ कि ये क्या वर्क करेगा। देखिए JSTL कोर टैग्स एग्जांपल, वेलकम कुलदीप कौशिक, योर नेम इज कुलदीप कौशिक, इटरेशन 1 2 3 4 5, एप्पल बनाना ऑरेंज और गो टू गूगल का URL है। अब देखते हैं कोडिंग वाइज ये कैसे कैसे परफॉर्म हो रहा है। जो पहली चीज़ लिखी हुई है मैं आपको साइड बाय साइड करके दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए पहला तो ये क्या है, यहाँ से सिंपल हेडिंग 1 हमने ले रखी है। फिर हमने क्या किया है, C से सेट किया है एक वेरिएबल जिसका नेम हमने रखा है नेम और वैल्यू उसकी दी है कुलदीप कौशिक। तो ये हमने एक वेरिएबल सेट कर दिया है कोर टैग्स का यूज़ करके। उसके बाद हम टेस्ट इफ एल्स कंडीशंस लिख सकते हैं, चूज और इफ दोनों इसके लिए यूज़ होता है। तो इफ में अगर आप करेंगे टेस्ट EL हमने यूज़ किया नॉट एम्प्टी, ये यहाँ ऑपरेटर है नॉट एम्प्टी, और क्या एम्प्टी नहीं है क्या चेक कर रहे हैं, नेम। तो अगर नेम एम्प्टी नहीं है तो क्या करेगा, वेलकम, और फिर सी आउट, इसके थ्रू हम वो वैल्यू प्रिंट कर देंगे, किसकी वैल्यू, नेम की वैल्यू। EL के थ्रू हमने नेम की वैल्यू प्रिंट कर दी। गाइस आप सोच रहे होंगे कि ये सिंटैक्स आपको याद कैसे होगा। जब आप लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक दिखा देगा। आपको सिर्फ इतनी नीड है कि प्रीफिक्स लिख के कॉलन लिखना है और आपको कंडीशन लिखना है इफ की, तो इफ लिखना है। तो आपको क्या होगा, यहाँ आपको टेस्ट की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो ये आपको ऐसा याद करने की नीड नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको आईडी में सजेस्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ समझना है कि हाँ ये कंडीशन आप लिख सकते हो, क्या क्या कैपेबिलिटी है आपको ये समझना है। कैपेबिलिटी अगर आप समझ जाएंगे तो आपको सिंटैक्स याद करने की नीड कभी नहीं पड़ेगी। डेवलपर्स कभी सिंटैक्स याद नहीं करते हैं, फ्यूचर में चेंज हो सकता है ना। तो ये नॉट एम्प्टी करके हम चेक किया और फिर वेलकम लिख दिया, तो ये पहली लाइन प्रिंट हो गई है। नेक्स्ट लाइन कैसे प्रिंट होगी, देखिए चूज व्हेन अदरवाइज। तो ये 3 हमने मोड लिए होते हैं। चूज हमने किया है, उसके अंदर हमने वैन पे करके फिर से टेस्ट किया है, अगर एम्प्टी है नेम तो नो नेम प्रोवाइडेड प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज करके फिर क्या होगा, यानी नॉट एम्प्टी है तो योर नेम इज, और सी आउट फिर से हमने कर दिया। तो आप देखेंगे सी आउट
हमने 2 बार यूज़ कर लिया, एक यहाँ और एक यहाँ। जो भी हम प्रिंट करते हैं सी आउट के थ्रू कर सकते हैं। तो ये हमारा चूज और वैन और अदरवाइज के थ्रू हम चीज़ कर सकते हैं। अब है दूसरा कि हम लूप कैसे चलाते हैं। लूप भी चला सकते हैं हम, सिंपली फॉर लूप भी लिख सकते हैं स्क्रिप्टलेट में, लेकिन इसके थ्रू ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा इजी हो जाती हैं। एक वेरिएबल आप लेते हो आई, बिगिन करते हो आप यानी स्टार्ट करते हो 1 से, कहाँ खत्म करते हो 5 पे, स्टेप यानी 1, यानी एक एक करते चलेगा 1 2 3 4 5। तो इटरेशन देखिए यहाँ नीचे प्रिंट हुआ इटरेशन तो हार्ड कोड लिखा है, फिर सी आउट पे हमने आई की वैल्यू को प्रिंट करते रहे 1 2 3 4 5। अगर मैं इस स्टेप को 2 कर दूँ और सेव कर दूँ और यहाँ मैं चलाऊँ तो स्टेप 2 करके चलेगा 1, फिर 2 स्किप हो गया 3, फिर 4 स्किप हो गया, फिर 5, यानी 2 स्टेप करके अब वो चीज़ चल रही है। अगर मैं इसको 15 कर दूं तो ये लूप बढ़ जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15। बहुत ही सिंपल है गाइस। वापस कर देते हैं, छोटा लूप ही रहने देते हैं। तो यानी जनरल पर्पस के लिए, और इसकी डेफिनेशन भी यही है कोर्टेक्स की, जनरल पर्पस के लिए हम सी को यूज करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, आप देखिए कि हमने सेट किया है फ्रूट्स एक वेरिएबल और उसकी वैल्यू दी है ये कोमा सेपरेटेड हमने, यानी एरे टाइप हमने दे दिया एप्पल बनाना ऑरेंज। यहाँ तो हमने 1 to 5 खुद ऐसे लिखा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक चलना चाहिए। अगर आपको कोई एरे टाइप है आप यहाँ दे सकते हैं। फिर फॉर ईच को यूज़ कर सकते हैं। आइटम्स की प्रॉपर्टी भी उसमें होती है, तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएंगी जैसे आप कंट्रोल स्पेस करोगे। फ्रूट्स को आपने दिया, यानी ये वेरिएबल को रेफर किया, एक वेरिएबल ले लिया फ्रूट, देखिए फ्रूट से ये आपने वेरिएबल लिया है फ्रूट और फिर सी आउट करके फिर से उसे फ्रूट को प्रिंट कर दिया। तो एक एक करके उसने एप्पल बनाना ऑरेंज प्रिंट कर दिया। ये जो आ रहा है वो एल आई के थ्रू आ रहा है, अगर एल आई हटा देंगे तो ये डॉट नहीं आएगा। फॉर ईच यानी दो तरह से हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई यूआरएल डिफाइन करना है, जैसे गो टू गूगल का यूआरएल आप नीचे देख सकते हैं कि ये आ रहा है, तो आप वेरिएबल लेंगे, कोई भी नेम लिखेंगे, वैल्यू दे देंगे उसकी और एचरेफ ऐसे जनरेट कर सकते हैं। अगर आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं किसी की ये लाइन जब चले तो रीडायरेक्ट हो जाए, तो आप मैं इसे अनकमेंट करके एक बार फिर से चला देता हूँ। जैसे ही ये चलेगा, ये लाइन एग्जीक्यूट जैसे ही होगी तो देखिए क्या होगा, ये गूगल पे आ चुका है। तो यानी रीडायरेक्ट उसने कर दिया है। बस ये सिंपल कैपेबिलिटी है कोर्टेक्स की। बस बिल्कुल इसी तरह से जितने भी ये फॉर्मेटिंग टैग्स है जो नंबर या डेट को फॉर्मेट करता है, एसक्यूएल क्वेरीज को लिखने के लिए बहुत सिंप्लीफाई वे है। एक्सएमएल को अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है, या फिर कुछ फंक्शंस हैं लेंथ के, अपर केस के, लोअर केस के, ये सारे फंक्शंस और ये सारे एग्जांपल आपको यहाँ मैंने दे दिए हैं। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके चला के देखना है और समझ जाएंगे आप कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। देखिए बहुत सिंपल है, रिवर्स करना है, अपर केस करना है, लोअर केस करना है, रिप्लेस करना है। ये सारे फंक्शन जो हम जावा स्ट्रिंग में भी पढ़ चुके हैं, ये लिखने के यहाँ सिंप्लीफाई तरीके दिए हुए हैं JSTL में। तो गाइस ये आपका होमवर्क आप समझ सकते हैं कि आप प्रैक्टिस करिए। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके चलाना है, जैसे मैंने ये कॉपी पेस्ट करके चला के दिखा दिया। और हमें रिवर्स इंजीनियरिंग जरूर आनी चाहिए, यानी कोड को देख के हम समझ सके कि आउटपुट कैसे जनरेट हो रहा है। वही मैंने आपको यहाँ करके दिखाया कि हमने कॉपी पेस्ट किया और फिर हमने समझ लिया कि आउटपुट कैसे जनरेट हुआ था। तो गाइस ये हमारे प्री डिफाइंड एक्सटर्नल टैग्स हैं जिन्हें आप यूज़ करके कोडिंग को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने लिए भी, और फाइल्स को बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा आता हमारा इंटरनल टैग्स। इसके लिए कोई भी टैगलिब डायरेक्टिव यूज़ करने की नीड नहीं है, लेकिन ये टैग्स हैं, इंटरनल टैग्स हैं, ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाते हैं अगर हम ऐड ना भी करें तो। JSP एक्शन टैग्स कहते हैं इन्हें। तो इसमें प्रीफिक्स क्या होता है, JSP होता है और उसके अंदर फिर प्रॉपर्टीज होती है। तो हम क्या करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, नॉलेज उसी से क्रिएट हो जाएगी। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखिए मैं लिखता हूँ JSP एक्शन टैग्स, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको फाइल के नेम पर पता चल जाए। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं हटाता हूँ, ये रहने देते हैं जिससे EL पे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम क्या करते हैं, जितनी भी ये प्रॉपर्टी गाइज, इसमें भी मैंने डिप्रिकेटेड वगैरह लिख रखे हैं कि कौन से डिप्रिकेटेड है, यूज़ नहीं होते हैं, रिकमेंड नहीं है यूज़ करना। उसके बेस पे यहाँ आपको एक सिंपल एग्जांपल मिल जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, सिंपली चला के देखना है कि क्या क्या प्रॉपर्टी एक एक करके बात करते हैं इसके बारे में। तो ये मैंने पेस्ट किया, देखिए कुछ एरर आने लगे, जल्दी से उन्हें सॉर्ट आउट करते हैं कि क्या एरर है। यहाँ क्लास पर्सन को सर्च कर रहा है, यहाँ हमने कोई क्लास नहीं बनाई है इसलिए एरर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं जल्दी से।
क्लास बना लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें पैकेज बनाना चाहिए था। एक पैकेज हम बना लेते हैं, क्या नाम रखें उसका, PCK लिख देते हैं सिंपल। क्लास का नेम लिख देते हैं पर्सन, क्योंकि उसी को वो सर्च कर रहा है। अगर आप यहाँ चेंज करेंगे तो वहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। पर्सन को मैंने लिख दिया, आपको इसकी वरी भी नहीं करनी है। मैंने नीचे आई थिंक पर्सन क्लास भी आपको दे रखी है, तो आपको सिंपल वो कॉपी पेस्ट करनी है। इसमें क्या है, नेम है और एज है सिर्फ, और उसके गेटर सेटर्स हैं। तो यानी ये आपको जस्ट ऐसे पेस्ट कर देना। और एक्शन टैग्स में देखेंगे आप कि यहाँ फुल्ली क्वालिफाइड नेम हमेशा देंगे कि ये कहाँ है। जैसे आप देंगे वो कंट्रोल के साथ क्लिक करके आप देख सकते हैं उस पर जा रहा है, यानी ये एरर रिजॉल्व हो चुका है। दूसरा एरर है, यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं आप। इंक्लूड हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ये क्या है, ये एक्शन टैग है, यानी ये रन टाइम पे देखता है, रन टाइम पे इंक्लूड करता है, यानी इसकी जेएसपी में वो रन टाइम पे इंक्लूड होता है, ट्रांसलेशन फेज में इंक्लूड नहीं होता है। तो मैं क्या करता हूँ, हमने आई थिंक अदर जेएसपी बनाई थी, उसको डायनेमिकली यहाँ इंक्लूड कर देते हैं। फॉरवर्ड क्या करेगा, उस पेज पे ही भेज देगा। तो हम एक क्या करते हैं कि इसको भी मैं अदर लिख देता हूँ और हम दोनों का एग्जांपल देखेंगे। फॉरवर्ड अगर मैं लिखा रहने दूंगा तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, तो मैं इसे फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। अभी हम इसे चला के देखेंगे अनकमेंट करके भी। स्क्रिप्टलेट क्या है, जो सिंपल आप स्क्रिप्टलेट लिखते हो इस तरह से, अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो उसके लिए अल्टरनेटिव है कि आप जेएसपी स्क्रिप्टलेट लिख के वो सारी चीज़ें लिख सकते हो और वो वर्क तब भी करेगा। बाकी का कोड भी मैंने लिख दिया है गाइस, जो डेप्रिकेटेड है। अगर आप तब भी समझना चाहते हैं, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो अदर इन्फॉर्मेशन को भी गेन कर सकते हैं और करना चाहते हैं, तो आप ये कोड अनकमेंट करके चला के देख सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस पर टाइम वेस्ट करें। जो डेप्रिकेट हो चुका है, जो खुद ओरेकल डेवलपर्स ने मना कर दिया है कि ये हम रिमूव कर देंगे, तो उनको पढ़ने का कोई सेंस बनता नहीं है। फिलहाल मैं इसको चला के दिखाने वाला हूँ। उससे पहले हम थोड़ा कोड देख लेते हैं कि यूज बीन करके हम जो टैग यूज़ करते हैं उसमें हम एक क्लास को एक आईडी प्रोवाइड करवाते हैं। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, जो आप यहाँ नेम रखेंगे वही आपको यहाँ सेट प्रॉपर्टी में रखना होगा। स्कोप इसका सेशन रखते हैं कि जब तक सेशन रहेगा किसी यूज़र का तब तक ये वर्क करेगा। सॉरी। अब आईडी हमने ये नेम दिया, नेम में हम वही दे रहे हैं जो हमने आईडी दी है। प्रॉपर्टी क्या है, जो भी हमने यहाँ प्रॉपर्टी ली है नेम और एज, तो उन प्रॉपर्टी को हम वैल्यू सेट कर रहे हैं। यहाँ से वैल्यू हमने दी है कुलदीप, यहाँ वैसे फिर हमने किया है पर्सन लिया आईडी से, प्रॉपर्टी ली जो भी पर्सन की प्रॉपर्टी है वहाँ से एज, और उसकी वैल्यू दे दी 30। और फिर क्या हमने किया है, पर्सन नेम और फिर गेट प्रॉपर्टी करके कि नेम क्या है आईडी से लिया, प्रॉपर्टी क्या है यहाँ से लिया, इसकी प्रॉपर्टी जो है पर्सन की, और फिर उसको हमने प्रिंट करवाया। देखेंगे ये प्रिंट ऐसे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, इंक्लूड किया है अदर डॉट जेएसपी को रन टाइम पे। ये रन टाइम इंक्लूड है, तो वो स्टैटिक इंक्लूड था, ये डायनेमिक इंक्लूड है। इसके प्रिंट में क्या किया, इंट सम 2+3 और फिर से प्रिंट करवा दिया। तो ये हम चला के देखने वाले हैं, देखते हैं क्या सारी चीज़ें वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो देखिए गाइज, ये तो हमारा ये रहा H1 हेडिंग 1। पर्सन नेम कुलदीप कहाँ से आया, सेट, ये जो हमने किया पर्सन नेम और गेट प्रॉपर्टी किया, ये जब चला होगा तो इसे सेट कर दिया होगा। पर्सन एज 30, वो हमने यहाँ से प्रिंट कर दिया। दिस इज इंक्लूडेड जेएसपी अदर, ये जब इंक्लूड किया हमने तो उसका कंटेंट को इसने रन टाइम पे इंक्लूड कर लिया। तो रन टाइम पे अगर आपको इंक्लूड करने की नीड है तो आप जेएसपी एक्शन टैग यूज कर सकते हैं। राइट, यहाँ स्क्रिप्टलेट में सम 5, ये जो हमने प्रिंट किया है उसने सम प्रिंट कर दिया है। बस ये सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड का और देख लेते हैं। अगर मैं ये करूँगा तो गाइज क्या होना चाहिए, जैसे ये लाइन चलेगी वो अदर डॉट जेएसपी पे ही रेफर कर देगा। तो हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए दिस इज इंक्लूड जेएसपी, सिर्फ अदर डॉट जेएसपी पे वो फॉरवर्ड हो गया है। तो इंक्लूड फॉरवर्ड हम काफ़ी बार देख चुके हैं, तो इसको कॉन्सेप्ट को तो आप समझ ही गए होंगे कि जब फॉरवर्ड करते हैं तो उस जेएसपी पेज पे चले जाते हैं, इंक्लूड करते हैं तो उसका कंटेंट हम यहाँ ले आते हैं। डायनेमिक है या स्टैटिक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि जब जेएसपी टैग हम यूज़ कर रहे हैं, जेएसपी एक्शन टैग, तो वो क्या है, डायनेमिक है। अगर हम डायरेक्टिव यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली, तो वो क्या है, स्टैटिक है। तो गाइस ये हमारे होते हैं जेएसपी एक्शन टैग्स। अब हम आते हैं नीचे। अब हमारा आता है, देखिए गाइस ऊपर मैंने एप्लेट का कोड भी लिख रखा है। क्यों, एप्लेट भी अब डेप्रिकेट हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, ऑब्सोलेट हो चुके हैं, अब वो यूज़ नहीं होते हैं। लेकिन जिनके लिए मैंने बताया कि अगर वो यूज़ करना चाहते हैं तो वो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अनकमेंट करेंगे तो आपको यहाँ ये यूज़ कर सकते हैं। ये तभी नीड है जब आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं।
अब आता है हमारा तीसरा कस्टम टैग। कस्टम टैग यानी हम खुद से एक टैग बनाएंगे और देखेंगे कैसे वर्क करते हैं टैग्स। तो हम क्या करेंगे, ग्रीटिंग्स डॉट टैग को वेब इन्फ फोल्डर में बनाने वाले। जैसे जरूरी है वेब इन्फ में ही बनाएं, हम यहाँ कोई फोल्डर बना के भी कर सकते हैं। चलिए फोल्डर ही बना लेते हैं। फिर मैं इसका नाम रख देता हूँ टैग्स। फिनिश किया। इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ और इसका नाम रख देते हैं जो मैंने कॉपी किया, ग्रीटिंग्स डॉट टैग। इसके अंदर मैं ये जो 2 लाइन लिखी हुई है उनको पेस्ट करने वाला हूँ, जो हेलो और नेम को प्रिंट करेंगे। डायरेक्टिव एट्रीब्यूट, ये टैग फाइल है, जेएसपी फाइल नहीं है, तो इसका अलग प्रॉपर्टीज है, एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट नेम दिया है मैंने, फिर हेलो करके नेम को प्रिंट कर दिया, इस नेम को प्रिंट कर दिया। अब देखते हैं कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। तो एक नई जेएसपी फाइल बना लेते हैं कस्टम टैग के लिए। सेपरेट फाइल्स रहेंगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। कस्ट टैग डॉट जेएसपी लिख देते हैं। फिनिश किया। मैं क्या करता हूँ कि टैगलिब डायरेक्टिव यूज करते हैं। सजेशन अगर आपको चाहिए तो आप क्लोज कर दें। टैगलिब लिखा। प्रीफिक्स अब आपकी अपनी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसे लिखता हूँ माई टैग, और टैग डायरेक्टरी में आप दे देते हैं वेब इन्फ। स्पेलिंग ठीक रखिएगा गाइस। उसके अंदर कौन सा फोल्डर हमने बनाया है, टैग्स फोल्डर बनाया है, तो टैग्स, और फिर उसके अंदर हम चले जाते हैं। अब हम यूज करने वाले हैं इसको। तो माई टैग हमने किया और देखिए ग्रीटिंग ऑलरेडी आ गया, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कौन सा टैग फाइल यूज कर रहे हैं। कैसे पता चला, क्योंकि हम यहाँ से दे रहे हैं इस चीज ना। अगर हम मल्टीपल फाइल ऐड कर दूं ग्रीटिंग्स की तरह, तो मैं एक काम करते हैं, मल्टीपल फाइल ऐड ही कर देते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। नाम रख देते हैं ग्रीटिंग्स 2 ही रख देते हैं, और इसमें क्या करता हूँ, बाय लिख देते हैं, फिर नेम को हम प्रिंट कर रहे हैं। परफेक्ट। तो अगर हम यहाँ देखें, अब तो फिर से इसे लिखने का ट्राई करता हूँ। माई टैग कॉलन लगाया मैंने, तो मेरे पास 2 तरह की प्रॉपर्टीज आ गई हैं, ग्रीटिंग्स और ग्रीटिंग्स 2। ग्रीटिंग्स को यूज करते हैं। यहाँ मैं काम करता हूँ, नेम में दे देता हूँ कुलदीप, और दूसरा लिखते हैं। और यहाँ मैंने जो भी एट्रीब्यूट वहाँ दिया है, जो एट्रीब्यूट कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से, तो मैं यहाँ दे देता हूँ कौशिक। चलिए अब देखते हैं क्या वर्क हो रहा है। डायरेक्टली ऐसे भी क्लोज कर सकते हैं। तो इस जेएसपी फाइल को हम चला के देखते हैं कि क्या वर्क होगा इससे। हेलो कुलदीप बाय कौशिक। हेलो कुलदीप यहाँ से प्रिंट हुआ जो हमने टैग दिया है, और बाय कौशिक यहाँ से प्रिंट हुआ है ग्रीटिंग्स 2 से। तो बस इस तरह से हम टैग को खुद भी बना सकते हैं। अगर आपकी स्पेसिफिक कोई आपके माइंड में कोई आइडिया है कि जब हम इस तरह के एट्रीब्यूट देंगे तो कुछ इस तरह से प्रिंट हो, तो आप उसका अलग से टैग बना के एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो बस इतना सिंपल ये टॉपिक था। मैं जानता हूँ कि इसमें काफ़ी कुछ है समझने को, तो आपको लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, आपको याद हुई है नहीं है, वो सेकेंडरी थॉट है। लेकिन आपको क्या ये चीज़ें समझ में आई हैं, अगर आप एक बार प्रैक्टिस करें, ऐसा कोई चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आएगी कभी भी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक एग्जांपल यहाँ अवेलेबल है, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करके चलाना है। जो कॉन्सेप्ट है टैग्स का वो आपको समझ में आना चाहिए, और आई थिंक कस्टम टैग के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं, है ना। तो गाइस ये पूरा हमने टॉपिक आज कवर कर दिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, अगर आप कोई स्पेसिफिक टैग पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे, डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। और अगर वो मल्टीपल आपके कोई डाउट्स हैं तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा अगर रिक्वायर्ड है तो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।